नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, और लोकतंत्र में आज बात करेंगे पाकिस्तान के हुक्के पानी की। और क्या वह बंद हो सकता है? क्या वह ऐसे कगार पर पहुंच गया है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार पूरे भारतवर्ष में आक्रोश का माहौल है, और लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए। एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी उसने कर ली है। सरकार दो प्रमुख आर्थिक रणनीतियों पर विचार कर रही है, जिनका उद्देश्य पाकिस्तान को मिलने वाले आतंकवाद समर्थित वित्त पोषण को रोकना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को दोबारा शामिल कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान जून 2018 से अक्टूबर 2022 तक ग्रे लिस्ट में था। इस सूची में होने से पाकिस्तान को विदेशी निवेश और वित्तीय सहायता में काफ़ी नुकसान हुआ था। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का मतलब होता है कि उस देश की वित्तीय गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और विदेशी निवेशक अतिरिक्त सतर्कता बरतते हैं। दूसरी रणनीति के तहत भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की ओर से पाकिस्तान को जुलाई 2024 में दी गई $7 अरब की सहायता राशि के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने की योजना बना रहा है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान इस धन का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए कर रहा है। IMF का यह 37 महीने का विस्तारित फंड सुविधा यानी EFF कार्यक्रम है, जिसमें 6 चरणों में धनराशि दी जाती है। अगली किस्त लगभग $1 अरब की है, जो समीक्षा के परिणाम पर निर्भर करेगी। भारत इस समीक्षा बैठक में आतंकवादी गतिविधियों में धन के दुरुपयोग को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। FATF की सदस्यता रखने वाले 40 देशों में से कई देश जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब ने पहलगाम हमले के बाद भारत के प्रति संवेदना जताई है। भारत इन्हीं देशों का समर्थन हासिल करने की कोशिश करेगा ताकि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए ज़रूरी बहुमत जुटाया जा सके। आज हम इस नाकेबंदी के मायने को विस्तार से समझने की कोशिश भी करेंगे। और इसी मुद्दे पर और ज़्यादा बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थितियां पनप कर सामने आ सकती है जो पाकिस्तान के लिए और मुश्किलें खड़ा कर सकता है। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दिनेश शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। वहीं हमारे साथ PC थपलियाल साहब भी जुड़ चुके हैं। आप भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत शर्मा साहब आप ही के साथ करते हैं। आखिर FATF यदि इस लिस्ट में उसे डाल भी दिया जाता है पाकिस्तान को, तो क्या यह इतना आसान हो पाएगा मौजूदा घटनाक्रम में? क्योंकि यदि निर्भरता अन्य देशों के ऊपर है जिससे यह संभव हो पाए, तो क्या वे खुलकर पाकिस्तान का विरोध इस मुद्दे पर करेंगे ताकि उसे ग्रे लिस्ट में डाला जा सके? और क्या यह इतना आसान होगा या इसमें हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा? शर्मा साहब। कुणाल जी नमस्कार। मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपने मन के अंदर एक विचार आ रहा, मैं उसे प्रकट करना चाहता हूँ। जी करिए सर। मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे अभी तक मेरे दिमाग के अंदर ये क्लियर नहीं हो पाया है कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लैडेन को अपने देश में पाए जाने के बाद किस प्रकार की सफाई अमेरिका को दी होगी, और क्या अमेरिका उन पाकिस्तान की सफाई से सेटिस्फाई होगा। तो अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं FATF की। तो जनाब FATF के अंदर भी तो USA का काफी इन्फ्लुएंस है, और बाकी जो आपने 40 देशों के बारे में बताया, और उस 40 के देशों की लिस्ट में देखा जाए तो उसके अंदर से बहुत से ऐसे कंट्री हैं जो हमारे साथ हमारे मित्र हैं, जो हमारे साथ उनके बहुत अच्छे संबंध हैं, बजाय इसके कि ये छोटे छोटे जो कंट्री हैं, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है और बाकी छोटे कंट्री है। लेकिन उसमें से अगर आप एक बार देखते हैं साहब, तो जो मेजर कंट्रीज हैं, चाहे जापान है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, स्पेन है, इटली है, तो उनके साथ हमारे जो मेरा मानना है, या जिस प्रकार की खबरें आती हैं, जिस प्रकार का
मोदी जी के प्रति अगले अपनी आदर भावना प्रकट करते हैं, चाहे वो इटली की प्राइम मिनिस्टर हो। तो मेरा मानना यह है कि अगर हम अपने तथ्यों को ठीक प्रकार से प्रस्तुत करें तो हम इन लोगों को जो है कन्विंस कर सकते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा, और एफएटीएफ का तो ये बेसिक रोल है कि उन्होंने जो है इसके ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर और आतंकवाद के लिए जो पैसा खर्च होता है उसके ऊपर लगाम लगानी और ऐसे देशों के बारे में रिकमेंड करना ताकि उन्हें वर्ल्ड बैंक से आईएमएफ से किसी प्रकार की सहायता ना मिल सके। अब देखना है कि हमारी डिप्लोमेसी जो है जहां हमारा किस प्रकार से जो है हम इस टास्क को आगे ले जाते हैं। लेकिन कुणाल जी, एक और भी दिमाग के अंदर शक पैदा होता है कि 22 अप्रैल को तो तकरीबन 130 देशों ने जो है इस हत्याकांड के बारे में बहुत निंदा की थी। तो क्या हम ये समझ लें कि जिन लोगों ने निंदा की थी वो हमारे साथ हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, चीन ने भी निंदा की थी। खैर 4 दिन के बाद उसकी स्टेटमेंट चेंज हो गई। वो कहता है कि पाकिस्तान की जो डिमांड है एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन के लिए, भारत को भी उसमें शामिल होना चाहिए। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि प्रत्यक्ष रूप से जो हमें इन 40 देशों में हमें लगता होगा कि वो हमारे मित्र हैं, लेकिन एक्चुअली में जिस समय एग्जाम की घड़ी आएगी उस समय देखना होगा कि कितने लोग हमारे साथ हैं। लेकिन हमारा रिजॉल्व पक्का है, हमारे पास आला दर्जे की डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेसी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि हम अपने इस कार्य में सफल होंगे और पाकिस्तान को आईना दिखाएंगे। जी कुणाल। ठीक है तपलियाल साहब, आपके विचार क्या शर्मा साहब के विचार से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि सिर्फ एफएटीएफ क्यों, यदि आईएमएफ की भी बात की जाए तो हमेशा से सहायता पाकिस्तान को मिलती रही है, और ऐसे में क्या आईएमएफ के ऊपर भी चूंकि इंटरनेशनल रेगुलेटर्स हैं वो ज़्यादा उस पकड़ रखते हैं उसके ऊपर, तो हर बार हमें एप्लीकेशन ही लगानी पड़ेगी क्या बाकी देशों के सामने कि भैया ये देखिए इन तरह के हथकंडों में लिप्त हैं, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, कुछ कीजिए, या फिर कुछ अलग भी होगा? देखिए जो आज की सिनेरियो है, वो पूरे विश्व की बदली हुई स्थिति में है। यानी आज जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वे उतनी इफेक्टिव नहीं रही हैं जितनी पहले थी। कोरोना काल से पहले आपने देखा होगा किस तरह यूएनओ बिहेव करता था, किस तरह आईएमएफ की ताकतें थी, लेकिन ये ताकतें राजनीतिक सिंजों के मुताबिक छीन हो गई हैं और उनकी जो स्थिति थी बोलने की, इंटरवेंशन करने की, वो कमजोर पड़ी है। वो बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको इस समय नहीं लाया जा सकता। इस समय ये है कि देर 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 क्यों हो रही है ये हमें सोचना है। हम शर्मा साहब ने इश्यू उठाया कि साहब ओसामा बिन लादेन और पाकिस्तान। ओसामा बिन लादेन के मामले में पाकिस्तान खामोश था। वो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां थी जिसने उसको पिन पॉइंट पकड़कर उठाकर ले गए। ये बहुत डिफरेंट चीज है और ये करना हमारे बूते से बाहर है। हम भी चाहते थे कि हम आतंकवादियों को पिन पॉइंट करके उनकी जड़ को समूल नष्ट करें, ये भारत चाहता है। बिल्कुल। और इसमें जो युद्ध है, युद्ध में देश को धकेलना आसान नहीं है। और जो शुरू का एक हफ्ता था हमारा, जो जहां पे हम फ्लिप फ्लॉप कर रहे थे डिसीजन में, एक हफ्ते बाद हमारे नेताओं का एक निर्णय आया कि हम ये पूरा जो कार्य है इसको हम आर्मी के ऊपर डालते हैं कि विच वे निर्णय लेंगे, किस समय निर्णय लेंगे, किस तरह से लेंगे, ये उनके ऊपर छोड़ दिया। लेकिन फिर उसके बाद जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर्स की डिस्कशन में बैठ के चली, तो उसके बाद ये भी इशू आने लगा कि हमें कहीं ना कहीं जो आर्थिक नाकेबंदी पाकिस्तान की करनी पड़ेगी। और उसके तहत आज हम उस स्थिति में हैं कि जो एफएटीएफ की बात की जा रही है वो आर्थिक नाकेबंदी की सोच जो
पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने ली है, वो उसका सोच है। लेकिन हमारी आर्मी क्या कर रही है, हमारा एनएसए क्या कर रहे हैं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या कर रहे हैं, ये अभी बिल्कुल चादर से ढका हुआ है। और जो फोर्सेज हैं आपको बॉर्डर में दिखाई दे रही होंगी, वो केवल अभी आपको दिखाई देगा, इधर फायर किया उधर फायर किया, साइकोलॉजिकल वार चल रहा है जमीन पे। अभी हम तोड़ रहे हैं एक दूसरे को, हमारी आर्मी तोड़ रही है कि एयर इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट हमें आई है, ये जो 15 मिसाइल जो एयर टू एयर मिसाइल पाकिस्तान में होना बताया जा रहा है, किस तरह से चाइना उसकी एआई जो उसने नया विंग आर्मी में खोला है, उसके काउंटर हम कैसे करेंगे, शायद है इस चीज से आर्मी लगभग सोच करके रणनीति बना रही होगी। लेकिन निश्चित तौर से भारत इसके ऊपर बहुत गंभीर है और चाहता है कि किस तरह से हम जनता के आक्रोश को हम शांत करें और बदला लें उस कत्लेआम का जो हमारी धरती पर हथियारों के साथ, अम्यूनिशन के साथ जो सीमा पार से लोग आए हैं, वो जो किए हैं पहलगाम में, उसका बदला कैसे लें। और उसमें कहीं ना कहीं हमारी जो सरकारें हैं, उनको वहां भी सिक्योरिटी फेल्यूर उन्होंने मान तो लिया है कि यह चूक हुई है, लेकिन चूक का जिम्मेदार कौन है ये बताना बाकी है, क्योंकि आक्रोश देश पूछ रहा है किसकी चूक के कारण ये घटना हुई है कि हम एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में एक फीट तक नहीं ले जा सकते, लेकिन देश की सीमाओं से इतना भारी भरकम मिशन चाहे पुलवामा में हो चाहे पहलगाम में हो, कहां से आ गया, इन लोगों के कारण आ गया, ये तो जवाब देना पड़ेगा। और साथ साथ बदला लेना पड़ेगा आतंकियों को समूल नष्ट करने का, जो कि बहुत ही विजनरी अफेक्टिव निर्णय जो हमें लेना है। नहीं, ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए तो पूरा भारतवर्ष इंतजार भी कर रहा है। और ठीक है, इसी सवाल के एक पर्सपेक्टिव में शर्मा साहब इस बात का भी जिक्र कर लेते हैं कि जिस ओर थपलियाल साहब बोल रहे हैं कि डायरेक्ट अटैक में अब जब जो समय लगे, जैसे होना है वैसे होना है, वो अलग बात है। तो ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ इनडायरेक्ट अटैक क्या कितना असरदार हो पाएगा, ताकि पाकिस्तान को यदि आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो उसको उतनी ही चोट पहुंचे जैसे सामने की लड़ाई में। और ऐसे में क्या, जब डिप्लोमेटिकली हम बात करते हैं कि हम तमाम वेस्टर्न नेशंस के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस मोमेंट पर हैं, तो क्या वो एज के तौर पर काम आएगा या उसमें कोई क्वेश्चन मार्क है? कुणाल जी, ऐसा है कि इस समय हमारे पास जितने भी अवेलेबल ऑप्शन हैं, हमें अपने सभी ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है और उनके ऊपर सीरियसली अमल करना है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने से मैं कहना चाहता हूं कि मैं भारत सरकार की प्रशंसा करता हूं कि इमीडिएटली सोचे समझे ढंग से उन्होंने जो 5 डिप्लोमेटिक एक्शन लिए थे, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि वो एक्शन में से जो सबसे ज्यादा था इंडस वाटर ट्रीटी का, वो एक प्रकार से आने वाले दिनों में एक प्रकार से उनकी कमर तोड़ेगा। बाकी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो हमारे डिप्लोमेट्स कर रहे हैं, वो भी तारीफ के काबिल हैं। ये हो गया उससे। लेकिन कुणाल जी, जिस प्रकार का क्रोध और गम की लहर भारत वर्ष के अंदर इस समय है, तो भारतवासियों को आपके डिप्लोमेटिक एक्शन जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे। उनके क्रोध को और उनकी आहत हुई भावनाओं को एक सॉलिड मिलिट्री एक्शन करने के बाद ही उन्हें किसी प्रकार का संतोष मिलेगा या सांत्वना होगी, और वो जो 27 परिवार के लोगों को भी, उन्हें भी एक फीलिंग का एहसास होगा कि उनके साथ न्याय हुआ है। लेकिन कुणाल जी, मैं एक सैनिक होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि जो युद्ध है, ये युद्ध जो होना चाहिए एक लास्ट रिजॉर्ट होता है। डिप्लोमेसी के अंदर जब बाकी के जितने भी टूल्स होते हैं वो जब फेल हो जाते हैं, तो उसके बाद मिलिट्री एक्शन लिया जाता है। लेकिन
आज की तारीख में जिस प्रकार की हालत है, हमें एक सॉलिड मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाए, जहां और किसी प्रकार के आर्थिक दबाव डाला जाए, लेकिन पाकिस्तान की फितरत में है वो कभी भी भारत के बरखिलाफ गलत हरकतें करने से बाज नहीं आएगा। और ये इस समय आज की तारीख के अंदर एक सैनिक होने के नाते मुझे मालूम है कि अगर युद्ध होता है, जहाँ लिमिटेड वॉर होती है, सिर्फ फ्रंट जो है LOC के अंदर ही खुलता है और बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर को एक्टिवेट नहीं करते हैं, फिर भी उस समय कोलेटरल डैमेजेस होंगी, दोनों तरफ की होंगी, जान और माल का नुकसान होगा। लेकिन कुणाल जी, जिस समय सुरक्षा और देश के आत्मसम्मान की बात होती है, तो उस समय हर देश, और मैं कहूंगा कि मेरा भारतवर्ष भी उस प्रकार के कोलेटरल डैमेजेस को और जान माल के नुकसान को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो 22 अप्रैल को किया है, वो हमारे आत्मसम्मान के ऊपर एक प्रकार का हमला किया है, हमें बेइज्जत किया है, हमारे साथ जो है राक्षसी व्यवहार किया है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा खतरनाक मोटिव थे, वो चाहते थे कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे हों, भारत के अंदर हिंदू मुस्लिमों के अंदर एक प्रकार की अविश्वास बने। और दूसरा, कश्मीर के अंदर जिस प्रकार की खुशहाली या टूरिज्म आ रहा था, वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने स्पेशली टूरिस्ट के ऊपर हमला किया, ताकि आने वाले टूरिस्ट वहां ना आए और कश्मीर के जो हमारे भाई बहन हैं, जो उनके रोजी रोटी के साधन खुले थे, वो बंद हो जाए। तीसरा कारण ये था कि 3 जुलाई से जो है अमरनाथ के अंदर अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है, तो वो पूरे देश के अंदर जो अमरनाथ यात्रा में जाते हैं, जब बर्फानी बाबा के श्रद्धालु हैं, उनके मन के अंदर एक प्रकार का भय डालना है। तो मैं फाइनली, मेरा टेक ये है कि साहब, मुझे मालूम है कि ये जो है, जो मिलिट्री एक्शन होता है, वो 2 मिनट्स नूडल्स वाला एक्शन नहीं है। इसके ऊपर डिटेल प्लानिंग होगी, डिटेल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर होगा, डिटेल डिसेप्शन प्लान होगा। वो क्या एक्शन लेगा, उसके ऊपर हम किस प्रकार से काउंटर करेंगे, काउंटर किस प्रकार करेंगे। एंड फाइनली कुणाल जी, वॉर के अंदर जो है रनर्स अप के लिए कोई ट्रॉफी नहीं होती है। और हमारी फितरत ऐसी है, हमारी फितरत ऐसी है भारतीय सेना की। मैं भारतीय सेना को क्यों बात करूं, मेरे पूरे भारत देश की फितरत ऐसी है कि उसे विनर की ट्रॉफी चाहिए वॉर के अंदर, उसे रनर्स अप के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता। जी कुणाल, ठीक कह रहे हैं आप सर, और इसी की उम्मीद पूरा देश कर भी रहा था। पलियाल साहब, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी निकल कर सामने आता है कि आखिर जब हम जानते हैं, या पूरा विश्व फॉर दैट रीज़न जानता है कि पाकिस्तान की क्या भूमिका है एज़ फार एज़ ये जो टेररिज्म के जो पूरा का पूरा क्षेत्र है उसमें, ये सब जानते हुए, समझते हुए, सबको सब कुछ पता है, फिर भी इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान उस तरह एक्सपोज क्यों नहीं हो पाता? कहने का मतलब है उसके ऊपर उस तरह की दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती जैसा उम्मीद की जानी चाहिए? देखो, इसकी कोशिश निरंतर भारत करता आ रहा है। और जो डिप्लोमेटिक हमारा कैपेबिलिटी है, उसको हमने पूरी तौर से एग्जॉस्ट कर लिया है। क्योंकि हम देख रहे हैं, हमने कल अमेरिका के रक्षा मंत्री का भी बयान आया था। ये दीगर बात है कि इस समय पुलवामा की टाइम के में जिस तरह से हमारी पीठ पे ट्रंप ने हाथ रखा था, वो हाथ इस समय मिसिंग है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और उसने हमें साहस दिया था कि हम सर्जिकल स्ट्राइक किया हमने, और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो कोई भी बालाकोट की जो स्थिति हुई है, वो उससे देश काफी हद तक संतुष्ट हो गया था जब पुलवामा हुआ था। लेकिन उस समय भी पुलवामा के दोषी कौन थे, कौन वो अपराधी थे, जिस तरह से वो चूक हुई, उसका जवाब 6 साल में भी देश को नहीं मिला है। और यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे स्थिति ये है कि आज हम कितना भी बड़े बड़े लफबाजी करें, आज छोटा और बड़ा देश नहीं देखा जा रहा है। अगर आप इतिहास देखो और अभी प्रेजेंट सीनियर देखो, कि आज जिस तरह से
विश्व का सबसे शक्तिशाली देश यूएस, जो हमारा यूएसएसआर है, जो रशिया है हमारा, किस तरह से जूझ रहा है एक छोटे से यूक्रेन के साथ। इजराइल जैसा हाईटेक देश जिसके पीठ पे अमेरिका का एकदम आशीर्वाद रहता है, वो इजराइल किस तरह से हाँफ रहा है वहां पे फलस्तीन के साथ लड़ने के लिए। तो हमारी लीडरशिप है, वो चाह रही कि ये स्थिति भारत फेस न करे। हम बड़ी मुश्किल से अपनी अर्थव्यवस्था से ऊपर उभर रहे हैं। कोरोना काल की जो मार पड़ी थी देश पे, उस अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाते सिस्टम को मजबूत करने की जहां हम कोशिश कर रहे हैं, तो हमने ये देखना है कि अगर हम ये चीज करते हैं, लेकिन निश्चित तौर से हमें कहीं ना कहीं इस समय वो साथ नहीं मिल रहा है जो पुलवामा के समय में सुपर पावर अमेरिका का मिला था। और ये बड़ा चिंतनीय विषय है। और हमें वो साथ, मैं ठीक कह रहे हैं, तो इस समय तक अभी हमारा देश और उस साथ की हमें जरूरत है। आखिर साथ नहीं मिल रहा था पलियाल साहब, तो हमें उसे डिमांड करना होगा और किसी भी कीमत पर पाना होगा। एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली हम इतने स्ट्रांग तो बन ही गए होंगे। बहुत शुक्रिया, वक्त का थोड़ा अभाव है, आप दोनों के साथ चर्चा को यहीं विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए। इंटरनेशनल फोरम पर कौन किसके साथ खड़ा है ये भी मायने रखता है, लेकिन हम एटलीस्ट अपने स्तर से क्या जवाब दे सकते हैं वह भी बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में अभी बस इतना ही। नमस्कार।